नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास में, जिसमें हम यूजीसी नेट के अंतर्गत इकाई 7 में जो हमारी कहानियां लगी हैं उसको पढ़ रहे हैं। और आज की जो हमारी कहानी है वो है दुनिया का अनमोल रतन। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये जो कहानी है किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। और इस कहानी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जब लेखन की शुरुआत की थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में इन्होंने उर्दू में लेखन कार्य किया था। तो उर्दू में जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहली कहानी इनकी कौन-सी मानी जाती है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन इनकी पहली कहानी मानी जाती है, जो कि 1907 में ज़माना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये जो पत्रिका है ये कलकत्ता से निकला करती थी। और इसके अंतर्गत इन्होंने ये जो पहली कहानी थी इसमें देश प्रेम की बात, या कह सकते हैं देश प्रेम की भावना जगाने का इन्होंने प्रयास किया। प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से कैसे एक सच्चे देश प्रेम को व्यक्त करने का इन्होंने प्रयास किया है। तो ये सारी चीज़ें जब शुरुआत में इन्होंने लिखी तो वो शायद अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई, क्योंकि 1907 का वो दौर आप जानते हैं जब अ, अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और हर तरफ लोग कोशिश कर रहे थे अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने की। तो ऐसे में देश प्रेम से ओतप्रोत एक कहानी लिखी जाती है। अंग्रेज़ों को लगता है शायद लोग इसको पढ़ेंगे तो अपने देश के प्रति उनके मन में ज़्यादा प्रेम भावना जागृत होगी और शायद वो उनका विरोध करें। तो इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो कहानियाँ थी शुरुआती दौर की, वो ज़ब्त कर ली गईं या उसकी प्रतियाँ जला दी गईं। और ये जो कहानी थी, इनका सोज़े वतन नाम का एक संग्रह निकला था 1908 ईस्वी में, जिसके अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। तो बहुत बार आप पढ़ते हैं सोज़े वतन जो है, इनका पहला कहानी संग्रह था, जिसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था और इसकी सारी प्रतियाँ जो हैं जला दी गई थी। हालाँकि ये भी सुनने में आता है कि अंग्रेज़ों ने आदेश दिया था कि जिसने इसको लिखा है उसके हाथ काट दिए जाएँ। तो ये भी सारे फरमान सुनाए गए थे। हालाँकि बाद में जो है वो कुछ प्रतियाँ जो बची होंगी उसका संकलन किया गया। लेकिन शुरुआत में ये कहानी अपने आप में एक जोश भर देने वाली थी, तो जिसका डर कह सकते हैं अंग्रेज़ों को भी था कि शायद इससे भारतीय जनता जो है प्रभावित हो जाए। तो ये जो कहानी इन्होंने लिखी है, आज इसी की बात करेंगे। जितने लोग जुड़ चुके हैं बहुत-बहुत स्वागत है। उषा जी, राकेश जी, जयश्री जी और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो कमेंट करेंगे तभी नाम दिखेगा, वरना पता नहीं चलता कौन-कौन है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सबसे पहले विधा ध्यान रखें, क्योंकि अभी तो आप कहानी पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पता है ये कहानी विधा की रचना है। लेकिन कई बार जब सवाल आते हैं, एक कहानी दी जाती है, पूछा जाता है किस विधा की रचना है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। कहानीकार कौन है? कहानीकार हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है और ऐसा माना जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित ये प्रथम कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी। अगर आपने प्रेमचंद की क्लास देखी होगी तो उसमें शायद हुब्बे वतन को पहली कहानी बताई गई थी, इसलिए उस क्लास को मैं दोबारा अपडेट करूंगी। संडे क्लास रखेंगे, स्पेशल क्लास होगी जो बेस्ड होगी मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित होगी या उनकी रचनाओं पर आधारित होगी। तो उसके अंदर जो नई चीज़ें उसके अंदर मैं ऐड कर सकती हूँ वो करूँगी। कुछ अगर जैसे मैंने पहली कहानी के बारे में जिक्र किया तो उसको भी वहाँ पर एक बार देखेंगे। तो प्रेमचंद की पहली कहानी, ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी थी। इसको भी आप यहीं पर मेंशन कर लें। इस कहानी की बात कर रहे हैं, दुनिया का अनमोल रतन। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन इसका हुआ था 1907 ईस्वी में। ज़माना पत्रिका थी, उर्दू की पत्रिका थी, ये ध्यान रखें। और ये जो ज़माना पत्रिका थी, ये कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से निकला करती थी उस समय। तो कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका थी ज़माना। एक मिनट, ये कानपुर से निकलती थी, ठीक है, कलकत्ता नहीं था, कानपुर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिए जो ज़माना पत्रिका है उसका प्रकाशन होता था कानपुर। कलकत्ता हालांकि वो हब होता था शुरुआत दौर में जो पत्रिकाएं निकलती थी, लेकिन ये जो प्रकाशित हुई थी कानपुर से, एक उर्दू पत्रिका ज़माना, और उसी के अंदर इसका प्रकाशन पहली बार किया गया था। इसे सोज़े वतन नामक, सोज़े वतन नामक संग्रह में संकलित किया गया था। तो यहाँ से देखो दो तीन तरह के सवाल जो आपके बनते हैं। एक तो प्रकाशन वर्ष क्या था,
किस संग्रह में ये संकलित कहानी है, पत्रिका कौन सी थी जिसमें पहली बार ये कहानी के रूप में प्रकाशित हुई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात किस भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखें ये उर्दू भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा क्या थी? उर्दू। सोजे वतन की जो शुरुआती जो कहानियां हैं वो सब उर्दू में ही थी। सोजे वतन अपने आप में उर्दू कहानियों का संग्रह हुआ करता था। चलिए, हाँ, बाद में इसको जब्त कर लिया गया था। बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं 1908 में निकला था, उसको बाद में अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसकी बहुत सारी प्रतियां जला दी गई थी और पूरा जो फरमान था, शाही फरमान, वो सुना दिया गया था। हालांकि वो नाम उस समय बदल के, क्या आप बता सकते हैं किस नाम से लेखन कार्य करते थे? चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार कहानी के पात्र देख लेते हैं, उसके बाद कहानी का कथानक समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी का के पात्र कौन से हैं? कहानी के पात्र मुख्य रूप से यहाँ पे जो मेन पात्र हैं वो दो ही हैं, लेकिन दो आप एक्स्ट्रा और रख लेंगे, तो चार पात्र आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो दिल फिगार है। कौन है दिल फिगार? ये जो दिल फिगार है ये कहानी का मुख्य पात्र है। दिल फिगार कौन है? कहानी का मुख्य पात्र। या आप इसको कह सकते हैं ये कौन है? नायक भी है, कथा नायक। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके मन में प्रेम की भावना है। किससे प्रेम करता है? दिल फरेब से। ये जो नायक है ये दिल फरेब से प्यार करता है। दिल फरेब से ये प्रेम करता है, लेकिन इसका प्रेम, ध्यान रखें, इसका प्रेम ऐसा है कि अपने साहस के बल पर उस प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करता है, ना कि सौंदर्य के बल पर। तो अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए, प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सिद्ध करने के लिए इतना ज्यादा, मतलब को प्रेम है कि उस समय अगर दिल फरेब कह दे कि तुम मेरे लिए ये करो, तब मैं मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो। तो जो भी उसको परिस्थिति मिल जाए, हर परिस्थिति में वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। दूसरा कौन है? दिल फरेब। अभी जो दिल फरेब है ये इस कथा की नायिका आप कह सकते हैं, कहानी की नायिका। और यही वो दिल फरेब है जिससे प्रेम करता है कौन? दिल फिगार। या आप इसको कह सकते हैं यही इसके अंदर मुख्य नारी पात्र है। चलिए, इसके अलावा भी कोई है क्या? एक चोर का जिक्र आता है। चोर कैसा है? इसको काला चोर कहा गया है। और ये जो काला चोर है, ध्यान रखें, इसको फांसी की सजा सुनाई जा रही है। ये जो काला चोर है एक कैदी है और इसको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो क्या हुई है? फांसी की सजा। ये भी महत्वपूर्ण है, कभी पूछ लिया जाए सवाल के रूप में कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन नामक कहानी में काला चोर को कौन सी सजा मिली थी? तो ध्यान रखिए फांसी की सजा दी गई थी, उसने जुर्म किया था। और एक यहाँ पर पात्र और आता है, हालांकि उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, जिसका नाम मतलब नाम तो नहीं दिया है, एक बुजुर्ग है। बुजुर्ग का क्या रोल है यहाँ पर? ध्यान रखें, ये जो दिल फिगार है उसको, उसकी हौसला अफजाई करता है, या कह सकते हैं उसका हौसला बढ़ाने का काम करता है कि तुम जिस उद्देश्य से निकले हो उसको एक ना एक दिन प्राप्त कर लोगे। तो दिल फिगार की हौसला अफजाई करता है, या कह सकते हैं उसका हौसला बढ़ाता है। दिल फिगार का हौसला बढ़ाता है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में? इस कहानी के अंदर जो नायक हैं और नायिका हैं, इसके अलावा जो पात्र हैं। तो दिल फिगार कहानी का मुख्य पात्र, कहानी का नायक भी आप इसको कह सकते हैं। दिल फरेब से प्रेम करता है, उसका प्रेमी है।
हालांकि दिल फरेब को उससे भी प्रेम नहीं है। वो कहती है जब तक मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल रतन लेकर नहीं आओगे मैं ये नहीं मान सकती कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो। इसके अलावा दिल फरेब वही नायिका है जिसको अपने प्रेम की परीक्षा अ, जो ले रही है दिल फिगार से, काला चोर और बुजुर्ग। तो ये कुछ विशेष बातें इसके बारे में, पात्रों के बारे में याद रखें। आते हैं कथा के कथानक पर, या आप कह सकते हैं कथा का सारांश। कथा का सारांश क्या है? तो सबसे पहले एक बार कहानी सुन लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ी है। वैसे इस क्लास की नोट के साथ जो मूल कहानी है उसको भी लगा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप कहानी समझ लें। कहानी क्या है? दो इसमें शुरुआत में दो पात्र हैं, एक दिल फिगार और दिल फरेब। दिल फिगार जो कि नायक है कहानी का, वो दिल फरेब से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। अब दिल फरेब के सामने जाता है अपने प्रेम का इजहार करने के लिए, तो वो कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, तो इसके लिए तुम्हें इसको साबित करना पड़ेगा। तो साबित करने के लिए क्या बताती है कि मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ लेके आओ जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ हो, उससे ज़्यादा अनमोल कुछ हो ही ना। और जब तक तुम लेकर नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अब ये जो दिल फिगार है ये निकल पड़ता है दुनिया की सबसे अनमोल चीज को ढूंढने। 3 दिन तक भटकता रहता है। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है कुमसुम, उसको लगता है पता नहीं मैं इस परीक्षा में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ है। अब बैठे बैठे 3 दिन निकल गए। उसने देखा थोड़ा, वो जब वो बैठा हुआ था वहां पे, तो देखा कि बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है और उस भीड़ के बीच में एक चोर को लाया गया है। काला चोर जो है वो चोरी करता है, जाहिर सी बात है पकड़ा गया होगा, तो उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। अब उसको फांसी दी जा रही है। तो जैसे ही लोग उसको लेकर जाते हैं, आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है, लोग उनसे पूछते हैं भाई आखिरी इच्छा क्या है। तो जैसे ही उसको फांसी पर चढ़ाने वाले होते हैं, वो जो चोर होता है वो चिल्लाता है, कहता है मुझे अपनी एक आखिरी इच्छा पूरी कर लेने दो, उसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा देना। तो लोग सोचते हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी ही चाहिए। उसको खोल देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। तो जो चोर है वो भीड़ में देखता है एक बालक खड़ा हुआ है, उसकी तरफ देखता है तो उसको अपना बचपन याद आ जाता है। उसको लगता है कि कभी वो भी ऐसे छोटा हुआ करता था, माँ उसको बड़ा प्यार करती थी, उसको बाप का बड़ा दुलार मिलता था। तो जब ये सारी चीजें वो बच्चे को देखकर सोचता है, बच्चे के पास जाता है, उसको देखकर उसको अपनी बचपन की याद आती है। तो सब कुछ याद करते करते उसकी आंखों से 2 आंसू टपक जाते हैं और कहीं ना कहीं उसको पछतावा था, पछतावे के आंसू थे वो। जब दिल फिगार देखता है तो वो जाता है और उस चोर के आंसुओं को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। अब उसको लगता है कि इससे अनमोल और क्या हो सकता है। मतलब एक चोर जो प्रायश्चित के भाव से यहाँ पर बैठा हुआ है और अपने बचपन माँ बाप को याद करके रो रहा है, तो इससे अनमोल कुछ हो नहीं सकता। वो लेकर जाता है दिल फरेब के पास और कहता है मैं दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर आया हूँ, और अपनी मुट्ठी खोलता है, उसमें से वही आंसू होते हैं। लेकिन दिल फरेब कहती नहीं, ये तुमने जो दिया है मुझे ये अनमोल तो है लेकिन सबसे अनमोल नहीं है। तो एक काम करो, तुम्हें एक और मौका देती हूँ, अब तुम जाके दोबारा कोशिश कर लो, क्योंकि तुमने प्रयास अच्छा किया है इसलिए एक मौका देना बनता है। अब दिल फिगार को लगा था कि शायद ये वाला जो आंसू वाला उसका जो उसकी वस्तु है, अनमोल वस्तु है, वो उसको पसंद आ जाए। लेकिन जब नहीं मानती है वो इसको अनमोल, तो दोबारा निकल पड़ता है और खोजते खोजते फिर से 2-4 दिन, कई दिन बीत जाते हैं खंडहरों में, पहाड़ों में घूमते घूमते। और जब वो थोड़ा सा आगे चलता है तो एक दिन एक दरिया के किनारे बैठा होता है। उस दरिया के किनारे देखता है कि एक लाश सजी हुई है, चिता सजी हुई है, लाश मतलब रखी हुई है और चिता सजी हुई है। उस चिता पर एक प्रेमी का शव रखा हुआ है और जो उसकी प्रेमिका है वो सज धज कर उसी के पास बैठी हुई है। और देखते ही देखते चिता में आग लगा दी जाती है और जो उसकी प्रेमिका है वो उसी में सती हो जाती है। तो यहाँ पर कहा गया कि सच्चे प्रेमी और प्रेमिका की निशानी क्या है कि एक दूसरे के साथ जो मरने जीने की कस्में खाते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको लगता है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज यही हो सकती है, इससे अनमोल और क्या हो सकता है। तो जब सब चले जाते हैं, वो चिता जल जाती है, तो उस चिता की एक मुट्ठी वो राख उठाता है। दूसरी बार की कहानी देखो, पहली बार में आंसू ले गया, सवाल बन जाए दूसरी बार में वो क्या क्या ले गया। तो दूसरी बार में वो उस चिता की राख ले जाता है। राख ले जाकर फिर से दिल फरेब के सामने रखता है कि इस बार मैं सबसे अच्छी चीज लेकर आया हूँ, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है ये। और उसने अपनी मुट्ठी खोली
जब मुट्ठी खोली तो दिल फरेब देखती है, उसको सारी कहानी सुनाता है। तो फिर से वो कहती है हाँ ये हो सकता है, दो प्रेमी प्रेमिका जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, उनकी मतलब अनमोल हो सकती है, लेकिन ये सबसे अनमोल नहीं है। तो तुमने फिर से अच्छा प्रयास किया, तो एक बार फिर से मैं तुम्हें मौका देती हूँ। अब दोबारा जाओ और फिर से कोशिश करो, शायद तुम्हें इस बार कुछ और भी अनमोल मिल जाए, तब मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगी। लेकिन वो जिद करता नहीं, चेहरा दिखा दो फिर मैं चला जाऊंगा। तो अभी तक उसने जो है वही शर्त रखी है, जब तक अनमोल चीज़ नहीं आ जाती मैं तुम्हारे सामने नहीं पड़ूंगी। अब वो निकलता है दोबारा, ढूंढते ढूंढते उसको लगता है कि शायद उसके अंदर ऐसी इच्छाएं आती हैं, मैं मर जाऊं, क्या करूं, वो तो मुझे समझ नहीं रही है। तो घूमते घूमते वो फिर से जाता है, पहाड़ों के बीच में होता हुआ फिर से भटकता रहता है। और कुछ दूर जाता है, जैसा युद्ध का मैदान बना हुआ है, बहुत सारे शव पड़े हुए हैं वहाँ पर, लोग कराह रहे हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो नोच खा रहे हैं मतलब इंसानों के शरीर को। तो वहाँ देखता है तो सिसकियों के बीच में, कराहने के बीच में उसको लगता है कि थोड़ी सी हलचल हो रही है। जब उस हलचल के पास जाता है तो वहां देखता है एक सिपाही जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। वो घायल अवस्था में है, खून से तरबतर है। और जब वहां जाता है तो दिलफिगार से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम ऐसे समय में आए हो जब मैं तुम्हारा यहाँ पर आदर सत्कार भी नहीं कर सकता। तो एक बार को तो वो लगता है उसको शायद दुश्मन है, लेकिन दिलफिगार कहता है नहीं, मैं ऐसे भटकते हुए आ गया था। तो वो कहता है देखो, मैं तो जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और कौन था? राजपूत था। वो अपने आप को बताता है कि राजपूतों की शान है ये, देश के लिए मर जाना। और भारत माता की जय करते हुए उसका जो है वहाँ पे निधन हो जाता है, वो शहीद हो जाता है। तो उसका जो खून गिरा हुआ था, दिल फिगार जो है उसको लगता है शायद ये सबसे अनमोल चीज हो सकती है, क्योंकि इसने देश के लिए अपना रक्त बहाया है। तो उस खून की बूंद को उठाता है, अपनी मुट्ठी में पकड़ता है और लेकर फिर से चल पड़ता है दिल फरेब के पास। और जब वहां पहुंचता है तो फिर से अपनी मुट्ठी खोलता है, इस बार खून का वो कतरा दिल फरेब के सामने। और वो बताता है कि ये मुझे मतलब पूरी कहानी बताता है कैसे एक सैनिक जो देश की हिफाजत में अपने प्राण दे देता है, उसके खून का ये कतरा है। तो दिल फरेब जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि हाँ, ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। जो खून का कतरा अपने देश की हिफाजत के लिए गिरे, वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो यहाँ पर आके कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो कुल मिलाकर एक सच्चे प्रेमी के माध्यम से कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना को भी जगाने का प्रयास किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुझे लगता है पूरी कहानी आपने, अगर मेरी सुनाई हुई कहानी समझ में आ गई होगी, तो आपको कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इसके अंदर जो संवाद है मुझे लगता है आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। अगर कभी कोई कथन आ जाए, वैसे मुश्किल है, इसके अंदर कथन बहुत वैसे है नहीं, कहानी के रूप में पूरी लिखी गई है। तो कथन जो है इसके ज़्यादातर उर्दू शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। तो उर्दू शब्दावली आ जाए तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है वो सोजे वतन के अंदर संकलित दुनिया का सबसे अनमोल रतन याद आनी चाहिए। चलिए, ये आपने कथानक जो है सुन लिया है, कहानी सुन ली है। थोड़ा सा आप इसको नोट कर लें ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको पता रहे कि आपने कहानी में क्या पढ़ा था। कहानी समझ आई? बताइएगा जितने लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। कहानी में सच्चे प्रेमी का या सच्चे प्रेमी के माध्यम से देश प्रेम को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित करने का काम किया गया है यहाँ पर। इसको आप ऐसे ही पॉइंट में लिख लेंगे ताकि जब भी आप रिवीजन करने बैठे कहानी का तो आप एक बार कहानी को पढ़ लें और कहानी आपको समझ आ जाए स्टेप बाय स्टेप क्या है कहानी। ये जो कहानी है इसमें जो नायक है, नायक नायिका को अपने रंग रूप से नहीं, अपने रंग रूप से नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने की
कर गुजरने के जज्बे और साहस से आकर्षित करता है। ऐसा नहीं है कि नायिका जो है उसके सौंदर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बल्कि वो कुछ ऐसा करता है या जो वो कहती है मेरे लिए करना है, उससे करने के माध्यम से जो है उसने नायिका को इम्प्रेस किया है। जयश्री जी कह रहे हैं और युवाओं को प्रेम से ऊपर देश भावना को रखने का भी उद्देश्य है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रेमिका और प्रेमी का माध्यम बनाकर देश में हमको प्रदर्शित किया गया है। जी बिल्कुल, वही मैंने कहा कि यहाँ पर कहानी में सच्चे प्रेमी के माध्यम से देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित किया गया है। कहीं ना कहीं प्रेम जो देश के प्रति होना चाहिए, यही वो कारण रहा होगा जब अंग्रेजों ने इसको जब्त करने का सोचा होगा। चलिए, जैसे आपको लगता नहीं, वास्तव में ही ऐसा है। युवाओं को कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास किया गया कि प्रेम करो, प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम से भी ऊपर देश प्रेम होना चाहिए। तो ये जो संदेश है, चलिए, ये तो कहानी में मुख्य रूप से आपने जो देखा कि क्या इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और अब बात करते हैं कहानी की विषय वस्तु। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सच्चे प्रेम की परीक्षा की भी कहानी है ये। क्या है? सच्चे प्रेम की सच्चे प्रेम की परीक्षा की कहानी। कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो जो करने निकला है वो नहीं कर पाएगा। उसको लगता है कि अपने प्राण दे दें, या मतलब मुझसे ऐसा कठिन काम करवाया जा रहा है, शायद मेरे बस की बात नहीं है, या मैं अपने इस मकसद में सफल नहीं हो पाऊंगा। तभी बीच में आपने देखा कि एक वृद्ध आदमी जो है वो आता है और हौसला अफजाई करता है कि जिस उद्देश्य को लेकर निकले हो वो पूरा हो जाएगा। तो निराशा की भी बात आती है, जो नायक है वो निराश भी होता है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल के आती है। आगे एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं आप कि इस कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को, तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन कर लें, तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया गया। तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास तथा युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी कहानी पर चलते हैं, जिसमें दिल, देखो इस कहानी की नायिका, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की नायिका दिल फरेब जो है, दिल फरेब नायक दिलफिगार से कहती है, दिलफिगार से कहती है। अच्छा, इसके संवाद को आप एज इट इज लिख लें। क्या कहती है कि यदि, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, क्या कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, तो जा दुनिया के सबसे अनमोल चीज लेके आ, तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, लेकर मेरे दरबार में आ। अब यहाँ से मैंने इसलिए इसको लिखवा दिया क्योंकि इसकी जो भाषा है, कई बार ऐसे दे दिया जाए कथन किसका है, तो याद रखना है जो कहानी की नायिका है दिल फरेब, उसके द्वारा ये बोला गया है, मेरे दरबार में आ।
हाँ, बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं। जो कैदी है उसकी उसके हृदय परिवर्तन या उसकी जो हृदय की मार्मिकता है उसको व्यक्त किया गया है, क्योंकि जब आप कैदी के बारे में पढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति मरने जा रहा है एकदम से उस बच्चे को देखकर अपनी जो है स्मृति उसको आ जाती है बचपन की, माँ-बाप को याद करता है। तो इसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें उसकी हृदय की मार्मिकता का भी चित्रण किया गया है। तो ये भी मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं जयश्री जी। राकेश ने लिखा, आपके द्वारा बहुत सुंदर कहानी का वाचन किया गया। धन्यवाद। अब ये तो इन्होंने जो भेजा था उसके लिए हम बात करते हैं। अब दूसरा स्टेप बाय स्टेप लिख लें कि क्या-क्या लेने गया। जो दिल फरेब है, दिल फरेब देखो नाम भी एक जैसे, दिल फिगार है ये। दिल फिगार सबसे अनमोल चीज ढूंढने निकलता है। निकलता है तो दो बार वो नाकाम हो जाता है। दो बार वो नाकाम हो जाता है। अच्छा, नाकाम हो गया तो पहली बार वो क्या लेकर आया था? पहली बार वो चोर के आंसू, यानी उसके जो दो आंसू टपके थे वो लेकर आया था। और उस आंसू के अंदर उसको कहीं न कहीं वो भाव दिखाई दिया जो शायद ऐसे क्राइम करने वाले को, जुल्म करने वाले को अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन उसने उस चोर को देखा। दूसरी बार में उसने क्या दिया? दूसरी बार में प्रेमी प्रेमिका की प्रेमी प्रेमिका के चिता की लाश। प्रेमिका मरी नहीं थी, ध्यान रखें, वो सती हो गई थी, इसीलिए उस वो हृदय जो है कह सकते हैं हृदय विदारक दृश्य देखकर या हृदय को प्रभावित कर देने वाला दृश्य देखकर उसने उस चिता की राख उठाई थी। तो प्रेमी प्रेमिका के चिता की राख लेकर गया। और तीसरी बार में उसने क्या दिया? तीसरी बार शहीद के खून की बूंद ले गया। मतलब सिपाही या कह सकते हैं कि जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला एक वीर सिपाही था, उसके खून खून की एक बूंद लेकर जाता है। और जिसको कह सकते हैं इससे दिल फरेब ने, ये जो खून की बूंद है, खून का कतरा जिसको कहा गया है, इसे दिल फरेब ने सबसे अनमोल चीज, सबसे अनमोल चीज मानी। तो देखो सवाल बन जाए कि पहली बार में वो क्या लेकर आया, दूसरी बार में क्या लेकर आया, और किस वस्तु को या किस चीज को दुनिया की सबसे अनमोल चीज मानी गई है कहानी के अंदर। तो ध्यान रखें जो खून का कतरा है, ठीक है, खून का आखिरी कतरा, उसकी यहाँ पर बात की गई है। और इसमें एक कथन आता है, ध्यान रखें, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे। कहते हैं कहानी का समापन यहीं से होता है, खून का वो आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत में गिरे, जो देश की हिफाजत में गिरे, वो क्या है? सबसे अनमोल, सबसे अनमोल चीज है, या आप कह सकते दुनिया की कर लो। दुनिया की सबसे अनमोल चीज है।
दुनिया की सबसे अनमोल चीज, चीज ये चीज है। तो ये कहानी का समापन जो है यहाँ से होता है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि चोर की आंसू क्यों निकलते हैं। तो एक बालक को देखकर, बच्चे को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। पॉइंट मैंने कहानी में समझा दिया है, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। तो ये कहानी थी, जैसे आपने देखा पहली वाली जो कहानी थी ईदगाह थी, उसमें कहीं ना कहीं बाल मनोवैज्ञानिकता को दर्शाया गया है। बालक के मन में किस तरह की भावनाएं हैं, या कैसे एक बच्चा जो है इतनी समझदारी वाली बात करता है। उसमें भी बड़ों के प्रति आदर, प्रेम, सम्मान का भाव है। वैसे इसमें देश के प्रति प्रेम की बात की गई है। एक बार इसको दोहरा लेते हैं। कहानी पढ़ रहे थे दुनिया का सबसे अनमोल रतन, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ये इनकी पहली कहानी मानी जाती है और इसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। जमाना पत्रिका जो कि कानपुर से निकलती थी, उसमें पहली बार प्रकाशन किया गया था। सोजे वतन में संग्रहित, सोजे वतन संग्रह कब निकला था? 1908 में निकला था। इसमें पात्र जो है दिलफिगार, दिलफरेब, काला चोर और बुजुर्ग, तो याद रखना है। मुख्य रूप से 2 पात्र याद रखने हैं। कहानी में सच्चे प्रेमी के माध्यम से देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित किया गया है। नायक नायिका को अपने रंग रूप से नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने की क्षमता जो है उसके अंदर, उससे प्रभावित करता है। सच्चे प्रेम की परीक्षा की कहानी है ये। और इस कहानी के माध्यम से तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है प्रेमचंद जी ने। युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाने का भी प्रयास यहाँ पर मिलता है। कहानी की जो नायिका है वो दिलफरेब, यानी जो दिलफरेब है, वो नायक दिलफिगार से कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज मेरे लिए लेकर आ, तब मैं समझूंगी तो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। दिलफिगार जो है अनमोल चीज ढूंढने निकलता है। कभी वो पर्वत पर जाता है, खंडहर में जाता है, जंगलों में जाता है, भटकता रहता है। तो पहली बार में वो चोर के आंसू लेकर आता है। वो चोर जो फांसी की सजा, मतलब फांसी पे बस चढ़ने ही वाला है और अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करता है। आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो नीचे उतरता है। एक दूर खड़े बालक को देखता है, उसको देखकर उसकी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं और वो रोने लगता है। तो उसके आंखों से गिरे वो टपके 2 आंसू जो है लेकर आता है। दूसरी बार में एक प्रेमी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, चिता पर लेटा हुआ है। प्रेमिका जो उसी चिता पर बैठी हुई है सती हो जाती है। तो उन प्रेमी प्रेमिका की जलने के बाद जो राख बचती है उसमें से एक मुट्ठी राख लेकर आता है। और तीसरी बार में जो शहीद हो गया अपने देश के लिए, शहीद कौन था? राजपूत था, ध्यान रखें। अपने देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसकी जो मरते वक्त वो भारत माता की जय बोलता है। इसे बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि कैसे देश प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। और उसका खून का कतरा वो लेकर आता है। तो यहाँ पर जो प्रेमिका है वो इस चीज़ को मान लेती है कि हाँ तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो। और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या है? ये देश की हिफाजत में जो गिरा है खून का आखिरी कतरा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ये कहानी थी आज की। मुझे लगता है आपको कहानी समझ आई होगी। आप जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपने मेंशन किए हैं यहाँ पर उसको भी उतार लीजिएगा, नोट अपने खुद बनाइएगा। बाकी जो कहानियाँ उसको देखेंगे। प्रेमचंद जो मैंने कहा था 14 नंबर की क्लास, तो प्रेमचंद को संडे को हम दोबारा से करेंगे। उसके अंदर कुछ अपडेट भी करना है और कुछ नई चीज़ें भी ऐड करनी है। तो आप चाहें तो अभी वो क्लास ना देखें, संडे को लाइव क्लास में हम प्रेमचंद को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी लोग जुड़े हुए थे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अच्छा, 9 बजे टेस्ट रखा है यूट्यूब पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 सवाल होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद भी आप जानते हैं हमारा वीकली टेस्ट चलता रहता है। तो उसको रखते हैं ताकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम अभी आ नहीं रहा तो आप भूल जाएँ। और दूसरा आपको बता दूँ, जो DSSB का पेपर देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाली है, उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ मतलब चीज़ें निकल के आई हैं कि जल्दी ही वैकेंसी आएगी। तो तैयारी को अपने मतलब कंटिन्यू रखें, बीच में रोकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नेट वाले तो मुझे लगता है कर ही रहे होंगे। जून का टारगेट है तो कंटिन्यूसली होती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।